जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसा लाइव भारत पर आप देख रहे हैं विश्व गुरु मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। जान बची तो लाखों पाए, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि जो पूरी दुनिया पर युद्ध के थर्ड वर्ल्ड वॉर के बादल मंडराने लगे थे जब ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ हमला कर दिया था और फिर इजराइल ने अमेरिका और इंग्लैंड के साथ मिलकर अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ इस हमले को नाकाम कर दिया, तो उसके बाद ये आशंका, ये डर बढ़ गया था कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, बड़ी तबाही मचेगी ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए, और दोनों तरफ के जो उनके एलाइज हैं वो भी दोनों तरफ के बीच में कूद पड़ेंगे और एक बड़ा युद्ध हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर लोग कह रहे थे कि छिड़ने वाला है, ऐसी आशंका हो गई थी। लेकिन बीते शुक्रवार को इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई छोटे हमले के साथ की, एक लिमिटेड स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ इस्फहान में, जो कि ईरान का मिलिट्री अड्डा है, वहाँ पर उनका परमाणु केंद्र है, वो परमाणु बम वहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले एक अरसे से। तो इतने सेंसिटिव संवेदनशील इलाके से थोड़ी दूरी पर इजराइल ने एक लिमिटेड, एक छोटी स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक, एक संकेत, एक संदेश ईरान को देने के लिए कि दोबारा हमारे साथ अगर पंगा लोगे तो तुम्हारा ये जो इलाका है सेंसिटिव, ये नहीं बचेगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी इस मामले को पूरी तरह से डाउन प्ले करने की कोशिश की है। कोई बड़ा रिएक्शन ईरान की तरफ से भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई ड्रोन से एक मामूली सा अटैक किया था और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हमने इसको नाकामयाब कर दिया, हमारा तो बाल भी बांका नहीं हुआ, जूं तक नहीं रहेंगी हम पर। तो इस तरह से ईरान ने भी इसको डिसमिस कर दिया और जिससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों ही देश, इजराइल और ईरान, दोनों ही अब इस मामले को और आगे फिलहाल नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और जो एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा था दुनिया पर, मिडिल ईस्ट पर, वो फिलहाल थोड़ा सा कम होता हुआ, शांत होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पूरी तरह से इसको नहीं नकार सकते, हमें नहीं पता कब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और फिर से वापस धमाल शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल जो अधिकतर विश्लेषक जो दुनिया को समझते हैं, कूटनीतिक, उनका यही मानना है कि फिलहाल दोनों ही तरफ पक्ष जो है वो इस मामले को और बढ़ाने की उनकी कोई मंशा नहीं है। ये उनके ताज़ा बयानों से, इजराइल ने हालांकि कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन ईरान की तरफ से जो संकेत है और इजराइल ने जो एक छोटी स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ज़्यादा बड़ा हमला नहीं किया, उससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों ही देश अब इस मामले को और फिलहाल आगे नहीं बढ़ाना चाहते। एक बड़ा युद्ध नहीं होगा और जो प्रॉक्सी वॉर एक अरसे से दोनों पीछे से एक दूसरे के साथ करते आए हैं वो जारी रहेगी। अच्छा, अब ये करिश्मा हुआ कैसे? दरअसल लगातार हम धमकियां सुन रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे, इजराइल कह रहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। उधर ईरान ने भी इतने समय से, आयतोल्ला खमेनी ने उस समय से ही शोर मचाया हुआ था जब 1 अप्रैल को दमिश्क, सीरिया की राजधानी में, ईरान का जो वाणिज्य दूतावास है वहाँ पर इजराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से 7 ईरान के अधिकारी उस दूतावास में काम करने वाले, जिसमें 2 उनके मिलिट्री कमांडर भी थे, जिनमें से एक हिजबुल्ला और ईरान के बीच की कड़ी के तौर पर काम कर रहे थे। तो इनके मारे जाने के बाद ईरान भी खूब बौखलाया हुआ था और उसी के बदले में 13 अप्रैल को, उसी के नतीजतन ईरान ने वो हमला किया इजराइल पर। तो दोनों तरफ जब इस तरह से बाहें एकदम तनी हुई थी और बाहें भड़क रही थी, तो फिर अचानक ये कैसे कारनामा हो गया कि भैया दोनों अब थोड़ी देर के लिए शांत होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया इनके पीछे लगी हुई थी। अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया था इजराइल से कि भाई कोई भी बड़ी रिटेलिएटरी एक्शन मत करना, और आपने जिस तरह से 300 ड्रोन मिसाइल के ईरान के हमले को नाकामयाब किया है हमारे साथ मिलके, वो अपने आप में संकेत है, वो आपकी जीत है, उसी को अपनी जीत मान लो, कोई दोबारा बड़ा हमला मत करना। दूसरी तरफ से रूस कह रहा था, रूस भी बीच में, कि हम भी, रूस ईरान का सहयोगी है और रूस के साथ में चीन है, उत्तर कोरिया है, तो वो भी कह रहे थे कि भाई नहीं, ईरान पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और सोचिए अगर इस तरह होती और इस तरह 2 धड़े आपस में भिड़ जाते तो क्या हालत होते। अच्छा, इधर भारत भी भरपूर कोशिशों में लगा हुआ था। भारत के हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से भी बात की, उन्होंने इजराइल के विदेश मंत्री से भी बात की कि मामला और गंभीर रूप नहीं लेना चाहिए, इसको डीएस्केलेट करना चाहिए और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे लिए ये बड़ी धर्म संकट की सी स्थिति रही है, क्योंकि हमारे संबंध ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं। ईरान भी हमारा दोस्त है और इजराइल भी हमारा दोस्त है। इजराइल हमारा डिफेंस पार्टनर है, बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर, जिनसे हम बहुत सारा मिलिट्री का सामान खरीदते हैं। इसके अलावा आतंक के खिलाफ लड़ाई में भी हमारी सोच एक जैसी है इजराइल और भारत की, और हम इसमें भी पार्टनर हैं, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भी।
दूसरी ओर ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हमने ईरान के लिए चाबहार पोर्ट, बंदरगाह को विकसित किया है, जो कि ईरान और भारत के लिए व्यापार के रास्ते खोलता है। यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में, पूर्वी यूरोप में, और भी कई तरह के संबंध दोनों देशों के साथ हमारे हैं। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल, विकट स्थिति थी और है भी। इसलिए हमने भी समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की ईरान और इजराइल दोनों को कि प्लीज़ इस मामले को आगे मत बढ़ाएं, क्योंकि दुनिया एक और जंग अफोर्ड नहीं कर सकती आज की तारीख में। किस कदर तबाही होती अगर ऐसा हो जाता, तो आप सोचिए। ऑलरेडी रूस और यूक्रेन के बीच जंग चली रही है तकरीबन 2 साल से, सवा 2 साल से। फिर इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चली रही है। अब रूस और यूक्रेन की मैंने बात की, तो अभी हालिया जो वहाँ से खबर आई है, जो लेटेस्ट है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, वो ये कि यूक्रेन कह रहा है कि हमारे फाइटर जेट्स ने रूस में बहुत तबाही मचाई है, रूस कह रहा है कि हमारे फाइटर जेट्स ने यूक्रेन में बहुत। तो ये चल रहा है सवा 2 साल से मामला इजराइल हमास का चल ही रहा है। फिर ये भी शुरू हो जाते हैं, ईरान और इजराइल इस तरह डायरेक्ट लड़ाई में शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को परमाणु बम और ये सब की धमकियां देने लगते। चीन इन्वॉल्व होता, रूस इन्वॉल्व होता, पूरा का पूरा गल्फ, मिडल ईस्ट, सारा इलाका इन्वॉल्व हो जाता। उत्तर कोरिया बीच में कूद पड़ता, अमेरिका और यूरोप, ब्रिटेन को आना पड़ता, इजराइल के बचाव के लिए इजराइल के साथ में आना पड़ता। तो एशिया भी अछूता नहीं रह पाता। तो ऐसे में आप सोचिए कितने बुरे हालात हो जाते, कितनी तबाही होती। दूसरा, तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम किस कदर बढ़ जाते, लोगों को ज़रूरी चीज़ें मिलना मुहाल हो जाता, क्योंकि वो पूरा इलाका जब जंग में इन्वॉल्व हो जाता तो वहाँ से व्यापार कैसे होता, कि बड़ा एक ट्रेडिंग सी रूट है वो। दूसरी तरफ सारे दुनिया भर के जो शेयर मार्केट है वो औंधे मुँह गिर जाते नीचे। कितना भारी फाइनेंशियल नुकसान, आर्थिक नुकसान होता, जान माल का नुकसान होता। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। क्या अब ये दोनों शांत हो जाएंगे, अब दोनों के बीच कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमला दोनों एक दूसरे पर कर बता चुके हैं कि अब हम डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं, जो कि पिछले 45 साल में नहीं हुआ। पिछले 4 दशक में ईरान और इजराइल पीछे से एक दूसरे से लड़ते थे, प्रॉक्सी वॉर उनके बीच में चल रही थी। ईरान दक्षिणी लेबनान में जो हिजबुल्ला है, आतंकी गुट जो कि हमास की मदद करता है, तो हमास और हिजबुल्ला के माध्यम से, या फिर हूती जो डकैत है उनके माध्यम से इजराइल के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहा है। और दूसरी तरफ से इजराइल जो है वो भी कभी ईरान के किसी कमांडर को कहीं मरवा दिया अपनी स्पाई एजेंसी के जरिए, या फिर कभी उनके किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे हमला कर दिया। ऐसा इजराइल भी करता आया है। तो ये प्रॉक्सी वॉर दोनों के बीच में पिछले 4 दशक से, 40 साल से चलती आ रही है। ये थमेगी नहीं, ये आगे भी चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि अब दोनों ने डायरेक्ट भी एक दूसरे पे अटैक कर दिया और बता दिया कि हम सीधा हमला भी कर सकते हैं, तो अब ये भी एक पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम खामोश हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया की ये राय है, पूरी दुनिया का ये मानना है कि ये ईरान की भी बेहतरी इसी में, और इजराइल की भी, कि वो एक बड़ी लड़ाई का मोर्चा ना खोले, क्योंकि ईरान आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है पूरी दुनिया के अपने परमाणु कार्यक्रम के चलते, और इजराइल ऑलरेडी हमास के साथ लड़ रहा है। तो दोनों मुल्कों की और पूरी दुनिया की भलाई इसमें है कि कोई बड़ी जंग इनके बीच में ना हो। अब ऐसे में जिम्मेदारी पूरी दुनिया की भी बढ़ जाती है, अमेरिका की, रूस की, संयुक्त राष्ट्र की, यूरोप की, और ख़ास तौर से भारत की भी, क्योंकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत गंभीरता से अब लिया जाता है। भारत की बातें ध्यान से सुनी जाती हैं, उन पर अमल किया जाता है, गौर किया जाता है। और भारत कई मंचों पर, G20 शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ उस पर, और भी कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर भारत खुद कह चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, युद्ध कोई विकल्प नहीं, युद्ध में किसी का भी भला नहीं है। हमारा आज का कंटेंट आपको कैसा लगा? हमें मैसेज कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ऐसा लाइव भारत विद शीतल राजपूत को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।